नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्टअप टॉकीज के पहले एपिसोड में। और आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर वैभव गुप्ता, जो कि को फाउंडर और सीपीओ हैं क्लुक क्लुक के, जो कि बहुत बड़ा इनोवेशन ला रही है, रेवोल्यूशन ला रही है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं सर से कि क्या चेंजेस हैं और क्या कुछ बदलने वाला है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। तो हाय सर, वेलकम टू द शो। Thank you, Ankit. First of all, for the very warm introduction about Kluk Kluk and myself, and inviting me on the great show. थैंक यू सर, आवर प्लेजर। सर, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि पहले आप ये समझा दो कि व्हाट इज क्लुक क्लुक, और ये टेक के साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आप क्या रेवोल्यूशन लाने वाले हो, क्या चेंजेस, बड़ा क्या चेंज करने वाले हो आप? So, let me start. मैं start करता हूँ कि like what is Kluk Kluk? So in German, Kluk Kluk means is wise and clever. So लोग सोचते हैं मैं थीटा रखूंगा, बीटा रखूंगा, like Elon Musk. So हमने सोचा इस बार कुछ जर्मन ट्रांसलेशन ढूंढते हैं. So Kluk Kluk ढूंढा हमने. So जब भी हम कोई कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं तो पहले नाम से स्टार्ट होता है. Okay, so that is humorous thing. Second, कि हम Kluk Kluk से क्या नया कर रहे हैं, मतलब like क्या रिवोल्यूशनरी वेव हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. सब जानते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत बड़ा हो गया है. बेसिकली आफ्टर कोविड ज़्यादातर लोग अब सोशल मीडिया पे अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. आपका लाइक आंट ऑल काइंड ऑफ जनरेशन स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया. तो काफ़ी ज़्यादा पुश मिला है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को, बट वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है. अगर हमें किसी भी इन्फ्लुएंसर को जज करना है तो हम सिर्फ उसका कंटेंट देखते हैं, नंबर ऑफ फॉलोअर्स देखते हैं. हमें नहीं पता होता है कि वो एज अ ब्रांडेड कोलैबोरेशन वो इन्फ्लुएंसर ठीक है भी या नहीं है, किस तरह की ऑडियंस को हमारा कंटेंट दिखा रहा है, एंड द मेजर इशू इज जेन्युइन फॉलोअर्स है या नहीं. सो क्लुक क्लुक ये सारे आंसर्स देता है आपको इंस्टेंटली. थैंक यू सर। सर, अब हम आते हैं आपकी जर्नी के ऊपर, क्योंकि सिर्फ एक दिन में कोई स्टार्टअप स्टार्ट नहीं हो जाता। आपकी जर्नी आईएमएस गाजियाबाद से लेकर अब तक क्या रही है, कहाँ से आइडिया आया, आइडिया की शुरुआत कैसी हुई, अब तक की क्या जर्नी है, आप प्लीज़। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मेरी जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग है. सो मैं एक बहुत ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, बट मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड करता था, एंड इट्स लाइक अर्ली 2011-12. सो मैं काफ़ी ट्विटर पे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बात करता था. देन कोको कोला एज अ ब्रांड मैं उनके टच में आया. देन उनके साथ 2-3 ब्रांड्स के कैंपेन्स में कोलैबोरेट किया. इन 2015 फरहान अख्तर के साथ मिलके मैंने कोक ज़ीरो लॉन्च की इंडिया में, एंड अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे मेरा नाम भी मेंशन है. देन सोशल मीडिया के लिए हमने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करी फॉर अदर ब्रांड्स. फिर हमने एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करी विद माय को फाउंडर दैट इज़ कल्याण कुमार. तो जर्नी चल रहा था करते करते, फिर थोड़ा सा जैसे जैसे इकोसिस्टम बड़ा हो रहा था तो हमने खुद को इवॉल्व किया. फिर हमने आउटसाइड इंडिया भी अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया साउथ ईस्ट एशिया में. बट हमेशा हमें ऐसा लगता था कि यार ये ना अभी भी फोमो लेड चल रहा है कि अगर ब्रांड एक्स ने कैंपेन किया है तो ब्रांड वाई करेगा, ब्रांड वाई ने अगर एक इन्फ्लुएंसर यूज किया है तो ब्रांड जी भी वही इन्फ्लुएंसर यूज करेगा. वहाँ पे कोई लॉजिक नहीं था इन्फ्लुएंसर को शॉर्टलिस्ट करने के लिए. हम आरओआई ड्रिवन नहीं देख सकते थे कैंपेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. आउटकम मेजर करने का कोई टेक या टूल नहीं था. सो हम 2018 से इस पे काम कर रहे थे. देन ऑब्वियसली ड्यूरिंग कोविड सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो हमें थोड़ा और टाइम मिला इस पे सोचने के लिए. एंड 2021 में फाइनली प्रोडक्ट बन गया जो अच्छा रिजल्ट भी दे रहा था. एंड हमने बीटा टेस्ट किया टिल 2022 अप्रैल तक, एंड मार्केट में हमने अगस्त में लॉन्च किया, एंड वी आर गेटिंग डिसेंट रिजल्ट्स. सो अभी हम मोर देन 200 कंट्रीज को केटर कर रहे हैं क्लुक क्लुक. एंड या बिकॉज ऑफ नाउ आवर गवर्नमेंट सपोर्टिंग न्यू स्टार्टअप्स, सो उसकी वजह से हमें काफ़ी पुश मिला. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हुआ. इजीली हम आउटसाइड इंडिया अपना सॉफ्टवेयर सेल भी कर पा रहे हैं. सो या तो आई कैन से लाइक अगर हम 2018 से पहले यही सोचते तो स्टार्टअप बनाना और उसको मार्केट में लॉन्च करना बहुत ट्रिकी था. तो थोड़ा इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री भी थोड़ी अच्छी हो गई है. लोग स्टार्टअप को समझते भी हैं और अब वो नीड भी समझ आ रही है. पहले लोग बहुत ट्रेडिशनल सोचते थे कि नहीं यार ये तो टेक नहीं है, ये तो हो सकता है मैनुअल चल रहा है. लेकिन जो अब लोग एआई के बारे में बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं, तो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हुई है, तो लोग इसके बारे में समझने लगे हैं.
सर अगर क्लाइंट्स की बात करें या फिर एक माइलस्टोन की बात करें, जब आपको लगा कि हाँ मतलब मैंने कुछ बनाया है, स्टार्टअप बनाया है, अच्छा स्टार्टअप है और ये चल जाएगा अब, तो वो माइलस्टोन क्या था आपके लिए? कोई ऐसा क्लाइंट जो आपने एक्वायर किया हो या फिर कुछ ऐसा जो आपको लगा कि हाँ दिस इज द माइलस्टोन? सो हमारा पहला एंकर क्लाइंट था आपका, सो वन ऑफ द बिगेस्ट मीडिया एजेंसी ऑफ लाइक ग्लोबली, सो WPP. सो लाइक इट्स वन ऑफ द मेजर क्लाइंट. सो मतलब लाइक जब हमने वो क्रैक किया तो वी वर लाइक हाँ, हमने कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाया है. एंड द प्राउड मोमेंट वाज कि वो इंडिया से आया है. एंड अभी भी अगर आप टेक वर्ल्ड में बात करें तो अगर कोई कंपनी इंडिया से आती है तो उसे सेकंड या थर्ड पोजीशन पे रखते हैं. एंड देन वी बीट कंपनीज लाइक हु आर रनिंग आउट ऑफ सिंगापुर, यूरोपियन कंट्रीज. सो दैट वाज अ प्राइड मोमेंट कि लाइक जो एक एंकर क्लाइंट है, जो माना जाता है कि अर्ली स्टार्टर रहता है हमारे इकोसिस्टम में, डिजिटल एनवायरनमेंट में, उसके साथ क्लुक क्लुक की शुरुआत हुई है. एंड या दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस. राइट सर, अभी आपके ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है? सो इंडिया में हमारा 3 जगह ऑफिस है. दैट इज वन इज नोएडा, मुंबई एंड बैंगलोर. एंड वी हैव वन ऑफिस इन जकार्ता फॉर साउथ ईस्ट एशिया रीजन. रिसेंटली अभी हमने लास्ट मंथ अपना सऊदी एंड दुबई ऑपरेशन भी स्टार्ट किया है. ओके नाइस, वेरी गुड सर. और सर अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में एक चीज़ जो मतलब मुझे बहुत कॉशियस लगती है वो ये है कि सर इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स जब कोलैब करते हैं ना, तो इन्फ्लुएंसर्स कुछ भी प्रमोट कर रहे हैं आजकल, ठीक है. जैसे कि मैंने लास्ट अभी पिछले साल देखा था कि एक बहुत बड़ा कोई फिन इन्फ्लुएंसर था, उसने एक वॉलेट टाइप की किसी चीज़ को कि उसमें आप इन्वेस्ट करो, आई होप यू नो अबाउट दैट ऐप, ठीक है. तो उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया, बहुत हाइप क्रिएट की गई, बट लास्ट में वो ऐप फ्रॉड निकला या जो भी था. तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स भी देखने को मिल रहे हैं इंडस्ट्री में, तो आप उसे कैसे काउंटर करोगे आगे, या कैसे कर रहे हो अभी तक? इन्फ्लुएंसर इकोसिस्टम इज लाइक अ वेरी फास्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम. सबको इन्फ्लुएंसर बनना है, बिकॉज पहले क्या था, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम थी, ब्रांड्स कम पैसा खर्च करता था इन्फ्लुएंसर के साथ. अब वो स्पेंड बढ़ रहा है एंड यंगस्टर्स को फेम भी चाहिए. जैसे आप देखेंगे अभी बिग बॉस में इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं. पहले सिर्फ हमारे ए लिस्टर्स आते थे या टीवी एक्टर्स आते थे, अब इन्फ्लुएंसर्स को वहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है. तो सारे यंगस्टर्स अपना एक माइलस्टोन लेके बैठे हैं कि ठीक है, कंटेंट हम बनाते हैं, हम भी वहाँ पहुँच सकते हैं. बट हमारे यूथ को समझना पड़ेगा, अगर आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. अगर लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया इज लाइक अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमारा यूथ कनेक्ट कर रहा है उनके साथ और वो उन पे भरोसा कर रहे हैं. लेकिन आपको जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है, पहले आपको उसका बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा. इसी की वजह से सेबी ने एक नया लॉ अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है कि कोई भी फिनटेक इन्फ्लुएंसर होगा उसे पहले सेबी के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा. और कुछ भी अगर वो केटर करते हैं कंटेंट पब्लिकली विद योर देयर ऑडियंस, उसको रन थ्रू करना पड़ेगा सेबी से. बिकॉज काफ़ी सारे आपके स्कैम हुए हैं. ये तो आपने एक वॉलेट वाला तो बहुत छोटा स्कैम था. 2 साल पहले क्रिप्टो का एक वेव चल रहा था. तो उस टाइम था कि आप किसी को भी अगर बोलते थे यार तू यहाँ लगा, यहाँ पैसा बनेगा, लेकिन उन्होंने ये उनको अवेयरनेस नहीं दी है, ये एजुकेट नहीं किया कि आपका वो बहुत शॉर्ट रन है. अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आपको एग्जिट लेना चाहिए. और इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम था, वो ग्लोबली भी हुआ, काफी लोगों ने सुसाइड भी किया. सो मैं मतलब लाइक आपके प्लेटफॉर्म पे आके बोलूंगा यार, अगर आपके पास ऑडियंस है, अगर आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबली करिए. डोंट अब्यूज द सिस्टम. सर एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि सर एक जो बहुत सीरियस टॉपिक है ना, उस पे लेके मेरा कंसर्न ये है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और ब्रांड्स हैं, तो ब्रांड्स तो अपनी चीज़ें प्रमोट कराएंगे ही, बट इन्फ्लुएंसर्स को थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है पिछले पिछले साल भी देखा था कि काफ़ी सारे ऐसे फिनटेक इन्फ्लुएंसर्स थे, काफ़ी बड़े फिनटेक इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स एंडोर्स किए जो बाद में जाके फेल हो गए, और उसके चक्कर में लोगों का बहुत पैसा डूब गया. तो उसके ऊपर आपका क्या टेक है कि आप कैसे काउंटर करना चाहोगे इन्हें, या फिर अभी कैसे कर रहे हो? देखिए, इन्फ्लुएंसर्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. उन्हें पता है कि उनके पास ऑडियंस है कंटेंट केटर करने के लिए, बात करने के लिए, और लोग उनकी बात सुनते हैं. तो मैं बोलता हूँ कि पहले आप किसी भी ब्रांड के साथ कोलैब कर रहे हैं और जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है, तो एटलीस्ट उसको ठीक से ऑडिट करो. आप उनका बैकग्राउंड चेक करो. आपने अगर न्यूज़ देखी होगी, लास्ट ईयर मोदी जी ने मोर देन 20 ऐप्स, चाइनीज़ ऐप को ब्लैकलिस्ट किया था.
जो ये सब फ्रॉड कर रहे थे, एंड उन्होंने काफ़ी बड़े लेवल पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की थी। सेम विद क्रिप्टो, लोगों ने लाइक क्रिप्टो मेंटोर बन गए थे, मास्टर बन गए थे, लोगों को बता रहे थे कि कैसे आप इन्वेस्ट करो, आपके 21 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे। तो लोग वो वाला हेरा फेरी वाला भी एक फ्रेज हाँ चिट फंड करके फ्रेज यूज कर रहे थे। तो उसमें काफ़ी लोग फंसे हैं, लाइक काफ़ी लोगों ने सुसाइड किया है, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब सोशल मीडिया इतना बड़ा होता जा रहा है, और इट्स नॉट जियो फेंस्ड कि पहले था ठीक है आपका रात को 10 बजे अगर कुछ लाइव कर रहे हैं तो बच्चे नहीं देखेंगे, सिर्फ एक एडल्ट ऑडियंस देखेगी। सबके पास अप्रोच है सोशल मीडिया के लिए, हर कोई देख सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप मार्केट में या पब्लिक के लिए आप क्या मैसेज डिलीवर कर रहे हो। जो भी कर रहे हो रिस्पॉन्सिबली करो, बिकॉज उसका अगर आउटकम जरा सा भी नेगेटिव हुआ तो वो बहुत गलत मैसेज जाएगा, और आप अब्यूज भी कर रहे हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। लॉन्ग रन के लिए वो हार्मफुल है। सर एक चीज़ और, जो आपने कह दिया कि इन्फ्लुएंसर को जो है वो कॉशियस होना चाहिए, ठीक है, कि आप क्या प्रमोट कर रहे हो। बट द थिंग इज कि अगर हम किसी चोर को बोलते हैं कि भाई तू चोरी मत कर, ठीक है, और कोई उसे देखने वाला नहीं है, तो वो तो चोरी करेगा। तो क्या इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर कोई ऐसे सेबी जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि जो इन्हें देखे कि आप सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो, बहुत फाउल लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा प्रमोट किया जाता है, तो उसके ऊपर आपका क्या टेक है कि ऐसा कुछ होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि एस्काई ने भी रूल निकाला है, अगर आप कोई भी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये पेड कोलैबोरेशन है। तो लोगों को पता चलेगा कि आप पैसा लेके बात कर रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहे हैं। बिकॉज़ इनिशियली जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट हुई थी तो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, तो लोगों को अच्छा लगता था। मैं आपको मतलब एक एग्जांपल दूँगा, अगर अमिताभ बच्चन एक अगरबत्ती के बारे में बात कर रहा है, तो लोगों को पता है वो अगरबत्ती के बारे में सोशल मीडिया पे बात नहीं करेगा अनटिल अनलेस कि उसे पैसे मिले हैं। वहाँ पे इन्फ्लुएंसर का एक बहुत बड़ा रोल था। वो क्रेडिबिलिटी ड्राइव करता था। लोग कहते थे अच्छा इसको ये पसंद है तो ये अपने व्यूज़ दे रहा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, बट वो भी कमर्शियली अब्यूज़ होना स्टार्ट हो गया है। तो एस्की ने वहाँ पे एक रूल बना दिया कि अगर आप ब्रांडेड कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि इसके पैसे मिले हैं। बट अभी भी काफ़ी लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, और एस्की इज़ नॉट अ लाइक अ लीगल बॉडी। गवर्नमेंट ने उसको भी लीगल नहीं किया है कि वो किसी को फाइन कर सकता है या पुश कर सकता है या इन्फ्लुएंसर को डाउन करा सकता है कंटेंट, उतना भी उनके पास पावर नहीं है। तो एक तो वो लॉ बनाना पड़ेगा इंडिया को, काफ़ी ज़रूरत है आपके। काफ़ी ज़रूरत है। एंड अभी हर कोई इन्फ्लुएंसर बन गया है, सारे ब्रांड्स प्रमोट कर रहे हैं। ब्रांड ब्रांड को ये भी नहीं पता है कि वो रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर है भी या नहीं। तो अभी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है दुबई में, मतलब अभी नहीं कहूँगा, 2 साल पहले हुआ था। सो दुबई ने क्या किया है कि जिसको भी इन्फ्लुएंसर बनना है, उनको वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लेना पड़ता है दुबई गवर्नमेंट से, एंड देन दुबई गवर्नमेंट मॉनिटर दोज इन्फ्लुएंसर्स कि वो किस तरह का कंटेंट बनाते हैं, ब्रांडेड भी और ऑर्गेनिकली भी। ऐसा तो नहीं है कि वो गलत मैसेज पास ऑन कर रहे हैं। सो हमारी गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एक पूल बनाओ, एक बोर्ड बनाओ जो इनको कंट्रोल कर सके। बिकॉज़ टीवी पे क्या होता था कि अगर कुछ ऐसा कंटेंट आता था, जैसे लोगों ने कहा यार बिग बॉस में बहुत फाउल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आप उसे रात को 10 बजे के बाद ऑन एयर करो कि बच्चे सो जाते हैं। बट सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे सबसे आसान रास्ता तो यही है, आप वल्गर कंटेंट बनाओ, आप फाउल लैंग्वेज यूज़ करो, आप जल्दी वायरल करोगे। आप वो नहीं देख रहे कि आप जो न्यू जनरेशन है, आप उनको खराब कर रहे हो। जो पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं यार ये वर्ड हमें यूज़ नहीं करना है, ये सेंसर होना चाहिए। अभी अगर हम जैसे ओएमजी 2 की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने सेंसर किया, बट वो बहुत अच्छा एक मैसेज पास ऑन कर रहे थे। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि उससे ज़्यादा गंदा कंटेंट तो डेली बच्चे सोशल मीडिया पे देखते हैं, राइट। और उसपे कोई रोक-टोक नहीं है, कोई सेंसर नहीं है, और आप जो लोग इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, आप उनको लाइमलाइट में भी लेके आ रहे हैं। आप उनको उनका हीरो बना रहे हैं, तो उतना ही फेम दे रहे हैं। उन्हें उतना ही फेम दे रहे हैं। तो अगर आने वाली जनरेशन भी कंटेंट क्रिएटर बनेगी तो उनको लगेगा ये मेरा फर्स्ट स्टेप है कि मैं इस जॉनर में कंटेंट बनाऊंगा तो मैं जल्दी पॉपुलर होऊंगा, अनटिल अनलेस कि मैं एक नीश में चला जाऊं। प्रीमियम कंटेंट क्रिएटर हमारे इंडिया में बहुत कम है। आप जितने भी देखेंगे सब कुछ ना कुछ गंद कर रहे हैं, बट हमारे व्यूअर्स इतने हैं, कंज्यूमर इतने हैं कि वो भी पॉपुलर हो रहे हैं। सो हमें बनाना एक कैटेगरी बनानी पड़ेगी। जैसे हमने ए लिस्टर, बी लिस्टर अगर सेलेब के लिए बनाया है, टेलीविजन कंटेंट के लिए बनाया है, तो सोशल मीडिया के लिए भी बकेट करना बहुत ज़रूरी है।
हमने देखा है काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। हाँ जी। इंडिया में आप क्या देखते हो कि ये कितना बड़ा मार्केट शेयर है इसका, और आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आगे का व्यू क्या है? देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि कोविड के बाद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, ठीक है? बट प्रॉब्लम क्या है ना, इट्स अ हर्ड मेंटालिटी। अगेन मैं वही लाइन बताऊँगा कि यार एक्स ने किया है तो वाई भी करेगा, वाई ने किया है, ज़ी भी करेगा। और अब सबको इन्फ्लुएंसर बनना है, इसमें इनकम भी अच्छी है। तो कुछ कुछ नहीं, काफ़ी इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं, जो कंटेंट से ज़्यादा शॉर्टकट ले रहे हैं। शॉर्टकट का मतलब है लाइक लोग फेक फॉलोअर्स बाय कर रहे हैं, शॉर्टकट ले रहे हैं कि मैं भी इन्फ्लुएंसर बनूँगा। और हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बेसिक प्रैक्टिस है। मैं इन्फ्लुएंसर को कैसे जज करूँगा, उसको कितने रुपए देने हैं, क्या मॉनेटरी वैल्यू है? सिंपल है, मैं उसके नंबर ऑफ फॉलोअर्स देखता हूँ, उसकी क्या एंगेजमेंट आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके रेट कार्ड डिसाइड करते हैं। उसके बाद हमारा कंटेंट आता है कि वो कंटेंट मेरी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बना रहा है या नहीं बना रहा है। बट वी आर सेइंग ये आपका सेकेंडरी या थर्ड लेवल पे आना चाहिए। पहले तो आप ये देखो कि उसके फॉलोअर्स रियल होने चाहिए। जो आपको क्लुक क्लुक आपको ट्रांसपेरेंसी ला रहा है आपके सारे कैंपेन्स में। आप डिसाइड करिए कि ये इन्फ्लुएंसर आपके लिए ठीक है या नहीं। सो पहला प्रॉब्लम ये है, कोई भी ब्रांड है आपका, चाहे आप ऑटोमोबाइल चले जाइए, आप ब्यूटी कैटेगरी में जाइए, एफएमसीजी जाइए, सारे ब्रांड टॉप 2000 3000 इन्फ्लुएंसर्स के साथ ही काम कर रहे हैं। जबकि इंडिया में हमारे पास डेटा है, देयर आर 2.7 मिलियन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स इन इंडिया। इन इंडिया जिनके अच्छे फॉलोअर्स हैं। वैसे तो इंडिया में हमारे पास 8 मिलियन इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम पे, बट 2.7 मिलियन इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जिनके एटलीस्ट 70% रियल फॉलोअर्स हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लोग बहुत जल्दबाजी में फेम लेना चाह रहे हैं। इसलिए 60% इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जिनके पास जंक ऑडियंस है। अगर आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो आप अपना आप वो रेस जीत जाएंगे। शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। अगर शॉर्टकट कर रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए, अभी नहीं तो 1 साल बाद वो नहीं चलेगा। आई गेट योर पॉइंट सर, कि मतलब फ़िल्टर लगाना बहुत ज़रूरी है, कि फ़िल्टर्स होने चाहिए कि हाँ, इनके 60% ये फॉलोअर्स फेक हैं, इनके रियल हैं, ऑर्गेनिक है, तो बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी आपको है। समझना पड़ेगा। अभी अगर हम इंडिया की बात करें, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बहुत पीछे चल रही है। हुँ। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज का ट्रेंड देख रहे हैं, तो वहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काफ़ी इवॉल्व हो गया है। उन्होंने काफ़ी सारे पैरामीटर लगाए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं पेरेंटिंग इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं पेरेंटिंग कंटेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब नहीं है कि मेरे भी फॉलोअर्स ऐसे हैं जो पेरेंटिंग कंटेंट के साथ एंगेज करते हैं। तो हमें पहले ट्रीट करो कि इन्फ्लुएंसर आर द माउथपीस। वो किस ऑडियंस को आपका कंटेंट केटर कर रहा है, वो समझना पड़ेगा। तो क्लुक क्लुक एज अ प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प करता है कि अगर मैं पेरेंटिंग इन्फ्लुएंसर हूँ और पेरेंटिंग ब्रांड के साथ कोलैब कर रहा हूँ, सो हम आपको एडवांस में बताएंगे कि ओके दिस ये इन्फ्लुएंसर है, आपको इसको 30% 40% ऑडियंस ऐसी चाहिए जो पेरेंटिंग कंटेंट खुद की टाइमलाइन पे शेयर करता है। तो आप वहां पे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। सो हम बोलते हैं कि आप पहले आप अपनी ऑडियंस को समझो, वो किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, अपनी टाइमलाइन पे शेयर करते हैं, किस कंटेंट के साथ इंगेज करते हैं। उसके बाद आपके सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप आता है। पहला स्टेप हो गया आपका नंबर ऑफ फॉलोअर्स का। सेकंड किस तरह का, सॉरी नंबर ऑफ फॉलोअर्स नहीं, क्वालिटी ऑफ फॉलोअर्स। सेकंड वो किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। थर्ड हमारा ये देखना है कि कंज्यूम करने के बाद वो इंगेज कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो अभी हमारे इंडिया में इस चीज की अवेयरनेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं यार हमने पिछले 3 साल में इतना बड़ा इकोसिस्टम बनाया है, वो दोबारा रिबिल्ड करना पड़ेगा, बहुत टाइम है, अभी ब्रांड को नहीं पता है, तो एटलीस्ट 2 साल और चलने दो। हम बोलते हैं आपको 2 साल बाद करना पड़ेगा, आप अभी करिए ना, अब तो आपके पास टेक भी है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेट्स से एनी ब्यूटी ब्रांड। सो इंडिया में एक और इशू है, ओनली 8% फीमेल इन्फ्लुएंसर हैज 50% फीमेल फॉलोअर्स। ओनली 8% दैट्स अ शॉकिंग नंबर, आई मीन जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडोर्स कर रहे हैं। एंडोर्स कर रहे हैं। तो टोटल नंबर आपका 1.4 मिलियन इन्फ्लुएंसर्स हैं, फीमेल हम्म। इन्फ्लुएंसर्स इन इंडिया, जिसमें से सिर्फ 85,000 इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जिनके 50% फीमेल फॉलोअर्स हैं। सो मतलब लाइक
वो जिस भी ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं, फीमेल सेंट्रिक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो तो मेल्स को बेच रहे हैं, आई मीन 50% मेल्स एंड 50% वुमेन्स। वुमेन्स हैं। तो हम बोलते हैं कि यार ठीक है यार, 85,000 स्टिल अ बिग नंबर। अगर आपका पूल ही 1000 का है, तो आप 85,000 में से जो बेस्ट सुटेबल इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट वाइज, विद रियल फॉलोअर्स, आपकी ऑडियंस से बात कर रहा है नहीं कर रहा है, जेन्युइनिटी है नहीं है, और आपके बजट के अकॉर्डिंग, तो आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। सो वो ब्रांड को समझना पड़ेगा। और समटाइम्स ब्रांड क्या करता है, अपना ब्रांड एम्बेसडर को इन्फ्लुएंसर के साथ मिक्स कर देता है। सो एक क्लासिक एग्जांपल है, एक आपका डायपर ब्रांड है इंडिया का, बहुत बड़ा डायपर ब्रांड है। सो हमारे लाइक साउथ की एक सेलिब्रिटी थी, तो वो रिसेंटली शी टर्न मॉम, सो दे थॉट कि ठीक है उनके साथ हम कैंपेन करते हैं। बट हम बता रहे, हमने उनका पूरा कैंपेन ऑडिट किया, तो हम उनको बता रहे थे कि यार इसका मतलब, अभी वो मॉम बनी है तो इसका मतलब नहीं है कि उनकी ऑडियंस जो भी है वो पेरेंटिंग में कन्वर्ट हो गए। सो हमने जब ऑडिट किया, यू विल नॉट बिलीव, 70% ऑडियंस उनके मेल थे जिनकी एवरेज एज बिलो 25 थी, और ब्रांड ने करोड़ का कैंपेन कर दिया। आप उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाइए, बट इन्फ्लुएंसर मत बनाइए। इन्फ्लुएंसर क्रेडिबिलिटी ड्राइव करता है, आपका रीच फ्रीक्वेंसी लेके आता है, और वो लोगों के साथ इंगेज करता है। वो पैसा बर्बाद हो गया आपका। हम बोलते हैं कि स्टेप बैक, पहले आप अपनी जरूरत को समझो, आप इन्फ्लुएंसर को समझो, इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस को समझो, उसके बाद अपना कैंपेन क्रिएट करो। सर ये तो होगी मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात, ठीक है। अब हम वापस आते हैं थोड़ा स्टार्टअप्स के ऊपर। तो स्टार्टअप्स में आप जैसे देख रहे हो, ये शार्क टैंक इंडिया और बहुत कुछ स्टार्ट हो चुका है, और वैल्यूएशन गेम जो है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, हर कोई वैल्यूएशन के पीछे भाग रहा है। क्या आपका क्या थॉट है सर इसके ऊपर, कि क्या सिर्फ एक हाई वैल्यूएशन पे जाकर एग्जिट लेना यही मोटिव है, या फिर कुछ सच में कुछ चेंज करना चाहते हैं आज की यंग फाउंडर्स? आप अपना भी टेक दे सकते हो, और इस पूरे वैल्यूएशन गेम पे भी आपका जो भी टेक है वो देखिए, आप आपने शेयर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे फाउंडर्स ना लिंक्डइन पे इसके ऊपर बहस करते रहते हैं। देखिए, एज अ को फाउंडर, अगर मैं शॉर्ट टर्म देखूंगा कि मेरे को एक अच्छा वैल्यूएशन मिल गया, एग्जिट ले लेता हूँ, तो इसका मतलब मेरे को अपने प्रोडक्ट में बिलीव नहीं है। अगर मुझे लगता है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, डिसेंट है, और अच्छा आउटपुट दे रहा है, तो मैं क्यों नहीं कंटिन्यू करूंगा। एंड वैल्यूएशन गेम अब खत्म हो गया है। अगर आप देखेंगे, इंडिया के टॉप 5, टॉप 10 जितने भी स्टार्टअप्स थे, सब लीड कर रहे हैं। सबकी वैल्यूएशन किसी की 50% कम हो गई है, किसी की 70% कम हो गई है। सो मैं सारे यंग फाउंडर्स को, जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं आपके, चाहे D2C कर रहे हैं, जो भी है, वैल्यूएशन से पहले अपने रिवेन्यू पे फोकस करें, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करें। अगर आप ये दोनों चीजें कर देंगे, वैल्यूएशन आपकी अपने आप आ जाएगी। और जो भी कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए मत करिए, लॉन्ग रन के लिए करिए। बिकॉज पर्सनली आई नो सम ऑफ द फाउंडर्स, वो बहुत जल्दी एग्जिट लेते हैं कि मैंने एक स्टार्टअप किया, वहाँ पैसा बनाया, फिर दूसरे में गया, तीसरे में गया। बट कहीं ना कहीं अगर आपका वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है और लॉन्ग रन का नहीं है, तो कोई ना कोई इन्वेस्टर फंसेगा उसमें। यहाँ पे सर एक क्वेश्चन और, मतलब जो आपने लिंक्डइन का शेयर किया, मैं भी लिंक्डइन पे अगर देखता रहता हूँ तो बहुत सारे जो फाउंडर्स हैं वो अपने बायो में ही लिखते हैं कि स्टार्टेड दिस, सोल्ड दिस, स्टार्टेड दिस, सोल्ड दिस। तो क्या मतलब क्या चल रहा है अभी, प्रॉफिट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, और सिर्फ लोग एग्जिट लेने पे लगे हुए हैं? अगर हम बहुत बड़े स्टार्टअप्स की बात करें, हाँ ठीक है, उनके वैल्यूएशन डाउन हुए हैं, बट जो यंग फाउंडर्स हैं उनमें भी मैंने शार्क टैंक पे जो देखा है, जो समझा है, कि वो भी वैल्यूएशन के पीछे भाग तो रहे हैं। ये देखिए, ये फोमो है। अगर जब सब वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे, तो एक बेंचमार्क बन गया है कि मैं सक्सेसफुल फाउंडर या स्टार्टअप कब बनूंगा, अगर मेरी वैल्यूएशन अच्छी होगी। तो वो क्राइटेरिया हमें हटाना पड़ेगा। सो एज अ क्लुक फाउंडर, हम वैल्यूएशन के पीछे नहीं भागते। हमारा ये है कि पहले हमारे टारगेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यू, हमें प्रॉफिटेबल रहना है। तो बाय द वे, लाइक, बहुत प्राउड फील करता हूं मैं कि हमारा स्टार्टअप, हमारी कंपनी डे 1 से प्रॉफिट में है। सो बहुत अच्छा हमने एक परसेंटेज क्लोज किया है। सो काफ़ी सारे, लेट्स से आप शार्क टैंक की बात करते हैं, तो एक शार्क हमारी कंपनी में भी मेंटोर हैं डे 1 से, तो अमित जैन। सो उनके साथ काफ़ी मेंटरशिप चल रही है, कि बिकॉज उन्होंने भी अपनी कंपनी रातों रात खड़ी नहीं करी है।
अगर आप देखेंगे जो अदर बड़े बड़े मतलब नॉट शार्क टैंक, जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में या स्टार्टअप वर्ल्ड से आ रहे हैं, किसी की कंपनी 1 साल में हो गई, 2 साल में बन गई है, कुछ लॉस में भी यूनिकॉर्न बन गए हैं। तो अभी तो 100 आई थिंक, मैं अभी कल ही डेटा देख रहा था कि 100 आउट ऑफ 70 जो यूनिकॉर्न्स है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। प्रॉफिटेबल नहीं है। हमारे एक जो मेंटोर हैं अमित जैन, उनके साथ खास बात ये है कि उन्हें 10 साल लगे इसको बिल्ड करने में एंड प्रॉफिटेबली। उन्होंने लाइक स्टेप बाय स्टेप एक फिक्स किया, कोई शॉर्टकट नहीं लिया है। क्लुक क्लुक के साथ भी हम वही चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमने आज प्रॉफिट दिखाया और नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर से हम लॉस बुक करना चालू कर दें और वैल्यूएशन लेके एग्जिट कर दें। हमें अपने प्रोडक्ट में बिलीव है कि हम एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लेके आए हैं और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अब कहीं नहीं जा रही है। लोगों को कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है, टेक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और वो अभी नहीं है कहीं पे भी। बस प्रॉब्लम ये है कि अभी हमें लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना है, एजुकेट करना है कि इसकी ज़रूरत है, आप नहीं समझ रहे हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऑलरेडी लोगों को ज़रूरत समझ आ गई है और उन्होंने काफ़ी इवॉल्व कर लिया अपने आप को। एंड जिस लेवल का वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, हम लोग उसका भी 10% भी नहीं कर पा रहे हैं। सर यहाँ पे ही मेरा ये भी क्वेश्चन है कि कहाँ लैग कर रहे हैं हम, क्यों नहीं हम वैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं? देखिए, हमारे इंडिया में ना एक एक बहुत स्लैंग है, भेड़ चाल। वो कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ, बट उसने क्या गलती करी जो मुझे नहीं करनी है, उस पे कोई ध्यान नहीं देता है। अभी मैं आप जैसे स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, देयर आर मेनी स्टार्टअप्स, वो ये देखते हैं कि मेरे कॉम्पिटिटर ने इस महीने 15,000 पोस्ट कराई हैं, तो मेरे को अपने इन्वेस्टर को दिखाना है कि हमें 16,000 पोस्ट कराई हैं, ठीक है? और वो वहाँ पे ना एस्काई रूल के साथ भी खेलते हैं। एस्की बोलता है कि आपको पेड पार्टनरशिप लिखना है। वो क्या करते हैं, छोटे इन्फ्लुएंसर यूज़ करते हैं जो एस्की के रडार में नहीं है और वो ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिकली पोस्ट हो रही हैं और वो अपने इन्वेस्टर को खुश रखते हैं। देखो, लोग उस हमारे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा हमारे बारे में सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, बट दीज आर द मैनिपुलेटेड रिपोर्ट्स। या पैसा बर्न किए जा रहे हैं और आप फील गुड कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पे गैप कैसा है। अगर बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जिन्होंने ब्रांड लव क्रिएट किया है, जैसे मैं कोको कोला की बात करता हूँ। कोको कोला ने कभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं करी, उन्होंने एडवोकेसी करी है। अगर आप मेरे सामने पेप्सी रखेंगे तो मैं बिना कोल्ड ड्रिंक पिए चला जाऊंगा। उन्होंने एक ब्रांड लव क्रिएट किया है। उन्होंने कभी मतलब उन्होंने लाइक काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को कभी पैसा नहीं दिया है, उनको ग्रीट दिया है कि अगर बर्थडे है किसी का, एनिवर्सरी है, तो उनको एक हैम्पर भेज दिया। एक ब्रांड लव क्रिएट करो आप, तो लोग आपके बारे में ऑर्गेनिकली बात करेंगे। आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका मैसेज अच्छा है, या आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, तो लोग क्यों नहीं बात करेंगे? सोशल मीडिया पे तो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और आप शॉर्टकट मत लो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अब तक जो चली आ रही है, आगे 5 साल क्या चेंज होने वाला है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, और आप उसमें कैसे इन्वॉल्व होने वाले हो? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट अच्छा है कि लाइक लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत है। अभी हमारे मतलब लाइक मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स, सबको वैनिटी चाहिए कि हमने 10 सेलिब्रिटी यूज़ किए, 500 इन्फ्लुएंसर यूज़ किए, हमारे 1 बिलियन व्यूज़ आए हैं, 1 बिलियन इंप्रेशन आए हैं, हम ट्रेंड हो रहे थे, ऑर्गेनिकली किसी सेलिब्रिटी ने हमारे में बात कर दी, उनका वही बेंचमार्क है। लेकिन अगर आप इंडिया में देखेंगे, जितने D2C ब्रांड्स हैं, जिनके पास हार्ड एंड मनी है, जिनको इन्वेस्टर को कुछ करके दिखाना है, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से ही परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, देयर आर लाइक फ्यू ब्रांड्स जो क्लुक क्लुक यूज़ करते हैं, उन्होंने पूरा अपना प्रैक्टिस ही इवॉल्व कर लिया है। अब वो सिर्फ इन्फ्लुएंसर के साथ काम करते हैं कि आप मेरा प्रोडक्ट सेल करेंगे तो मैं आपको कमीशन दूंगा। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी ऑडियंस वर्दी है, तो मेरा प्रोडक्ट भी सेल होगा। आप मेरे साथ एफिलिएट बनिए। इट्स नॉट लाइक कि मेरा वन टाइम कोलैबोरेशन है, आपने कंटेंट बनाया, मैंने पैसे दे दिए। आप मेरे साथ लॉन्ग टर्म में मेरे साथ कोलैबोरेट करो, आप भी कमाओ, मेरे को भी परफॉर्मेंस मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अब्यूज नहीं हो रही है। जो हम चाहते हैं ना कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो जंक फॉलोअर्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वो अपने आप ही सिस्टम से आउट हो जाएंगे अगर हम इस तरह का थॉट लेके आएंगे। आप साउथ ईस्ट एशिया जाइए, वहाँ पे लाइव कॉमर्स एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। लाइव कॉमर्स इज लाइक समथिंग कि अभी क्या होता है
कि इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे लाइव करता है, हमें नहीं पता होता कि किस किसने आके हमारा कंटेंट देखा है, ठीक है, किसने बाय किया है। तो कुछ स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, वहाँ पे इन्फ्लुएंसर को प्लग इन करते हैं, इन्फ्लुएंसर उस प्लेटफॉर्म से आके लाइव जाता है अपनी ऑडियंस के साथ, और वहाँ पे जो भी ऑडियंस आती है या तो प्रोडक्ट बाय करेगी या इंगेज करेगी या इंटेंट दिखाएगी, सो देन ब्रांड और देयर एजेंसी कैन रीटारगेट दैट ऑडियंस। आप जैसे ये बात कर रहे हो इस टाइप काइंड ऑफ एक मैंने अभी एक स्टार्टअप के साथ बातचीत की थी, आई थिंक उनका नाम है रूटर। तो वो ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अपना एक सेटअप है उनके पास, और इन्फ्लुएंसर्स वहाँ जाके और स्ट्रीम करते हैं लाइव उनके साथ, और अगर ब्रांड प्रमोशंस भी है तो वो साथ में उसको भी पुश करते हैं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे, लाइव स्ट्रीमिंग पे। लेकिन ये इंडिया में एक वेव स्टार्ट हुई है, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, जो हमारा इकोसिस्टम हमारे ब्रांड नहीं कर रहे हैं। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि आप लाइव स्ट्रीम करा रहे हैं, तो पहले वो मेरा प्रोडक्ट सेल कर सकता है या नहीं कर सकता है। इट्स नॉट लाइक कि कोई भी आपका फेस सीरम बेच सकता है, और इन्फ्लुएंसर को भी नहीं पता कि मैं ये बेच सकता हूँ, तो आपको पहले कॉन्फिडेंस दोनों साइड जनरेट करना पड़ेगा। तो आप उसके लिए पायलट करिए। अब बहुत सारे ब्रांड हमारे पास आते हैं कि ये हमारी सोशल लाइव कॉमर्स कंपनी है, आप इनके साथ कोलैबोरेट करो, और अगर इन्फ्लुएंसर मेरा प्रोडक्ट सेल कर पाएगा तभी पैसे देंगे हम। तो वे लाइक यार, हमने कोई पूल थोड़ी बनाया है, हम आपको एक इन्फ्लुएंसर दे सकते हैं और उसकी हाई प्रोबेबिलिटी के 70% सेल कर देगा, और वहाँ पे उनका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लाइव जाएगा, उनकी कैपेबिलिटी है ट्रैक करना, बट हम आउटकम एडवांस में कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आप आओ हमारे साथ, बीटा रन करो, टेस्ट रन करो, अपनी ऑडियंस को समझो, हम भी समझेंगे, फिर एक कैंपेन करते हैं। सो आउटसाइड इंडिया काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, उन्होंने 5 महीने 6 महीने टेस्ट रन किया, नाउ दे आर सिटिंग ऑन लाइक अ पूल ऑफ 100,000 इन्फ्लुएंसर्स। वो कहते हैं हमारी दुनिया यही है, हमें और नहीं चाहिए। ये 100,000 इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लाइक वॉइस ऑफ यूथ है, मेरा प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हैं, अच्छा इंगेजमेंट आ रहा है, ये काफ़ी है। सो व्हाट, कि मेरे को सेलिब्रिटी नहीं चाहिए। अगर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और मेरे को बहुत बड़ा नॉइस क्रिएट करना है, तो मैं एक सेलिब्रिटी लूंगा, लेकिन ये मेरी कोर ऑडियंस को केटर कर रहे हैं। कल को हमें लगता है कि ठीक है, मैंने कोई नया कैटेगरी लॉन्च कर दिया और वो कैटेगरी ये इन्फ्लुएंसर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो मैं एक नया पूल बनाऊंगा। लेकिन थोड़ा ग्राउंड लेवल पे आके मेहनत करनी पड़ेगी, झाड़ू पोछा बर्तन जिसे कहते हैं, आप वो करो। आप सबका वो है, ठीक है, मैं 5 साल से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे सब पता है, ऐसे ही होता है। एक लिस्ट आती है, एक्सेल आती है, रेट आता है, कॉस्ट पर एंगेजमेंट है, फॉलोअर्स है, एंगेजमेंट है, दैट्स इट। थोड़ा आप उसको समझो, और आपका इन्वेस्टर का पैसा भी हार्ड एंड मनी है, आपको मिला है, आप पे भरोसा किया है। सो आप देखो कि आप उसमें कैसे और ROI ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, आप पहले प्रैक्टिस, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पहले गलत प्रैक्टिस कर रहे थे, हम किसी से नहीं कह रहे हैं, बिकॉज पहले ये टेक था ही नहीं। इंटेंशनली कोई अपना पैसा खराब नहीं करेगा, बट अगर कुछ अवेलेबल है तो आप उसको यूटिलाइज करो। अब मतलब इवॉल्व करने की जरूरत है। तो अगर आप मार्केटिंग में किसी से बात करेंगे, आज से 10 साल पहले एड फ्रॉड होते थे कि वीडियो किसी ने देखी नहीं, व्यूज काउंट हो गए, इंप्रेशन काउंट हो गए। सो वेस्टर्न कंट्री से एक कंपनी आई, मोट। तो मोट ने बोला कि हम आपको व्यूअरशिप देंगे। तो क्या होता है, जैसे आपने स्क्रीन पे यूट्यूब वीडियो खोली, पहले क्या होता था, स्क्रीन पे वीडियो भी नहीं आई, स्क्रीन पे नीचे है या बैकग्राउंड पे है, आपका व्यू काउंट हो गया। तो मोट ने एक सोल्यूशन दिया, हम 2 पिक्सल लगाएंगे, एक वीडियो की स्टार्टिंग में, एक वीडियो के नीचे। आपने जैसे वीडियो ओपन करी, पहला पिक्सल फायर हो गया, हम बोलते हैं कि हमारे यूजर ने इतना फ्रेम देखा है। जैसे आप नीचे आएंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, फ्रेम आएगा, सेकंड पिक्सल फायर हुआ, हम बोलेंगे कि हमारे यूजर ने पूरी वीडियो का फ्रेम देखा है, एटलीस्ट फ्रॉड नहीं हुआ है। सो हम एज अ क्लुक हम क्लेम करते हैं कि हम मोट है फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। हम आपको फ्रॉड से बचाते हैं, आपका ROI बढ़ाते हैं, बट आप उसे एक्सेप्ट करो। अभी नहीं करोगे, 2 साल बाद करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले आपका कॉम्पिटिटर करे, या आपको हार्ड पुश करना पड़े, या आपको फोर्सफुली, ठीक है अब तो सबने कर लिया, मैं रह गया हूं, अभी है मौका, आप समझो। तो हम भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं आपके थ्रू। बहुत सारे और भी हमारे कनेक्ट हैं, भाई लोग हैं जो हमसे क्वेश्चन करते रहते हैं, हम बोलते हैं यार अब बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, प्लीज़ हमें हेल्प करो। अभी लोग अपने ही एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं कि ठीक है, हमारे पास एक इन्फ्लुएंसर हेड है, 10 साल से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहा है, तो उसे सब कुछ आता है। लेकिन मार्केट बहुत जल्दी इवॉल्व कर रही है, सोशल मीडिया भी कर रही है। जैसे
रिसेंटली इंस्टाग्राम ने थ्रेड लॉन्च किया, बट उन्होंने मार्केट में चेक ही नहीं किया कि किसी को जरूरत थी भी या नहीं थी। कंप्लीट फ्लॉप। बिकॉज जो ऑलरेडी ट्विटर है, आप उसे इंस्टाग्राम पे लाके आपने कुछ नया नहीं किया, और ट्विटर के पास ऑलरेडी एक यूजर बेस है, और इंस्टाग्राम इज फॉर समथिंग एल्स। लोगों को अपना कंटेंट फ्लॉन्ट करना है इन टर्म्स ऑफ फोटोज, वीडियोस, और पहले वीडियोस भी इतना नहीं था। अगर आप देखेंगे कि यूट्यूब पे कंटेंट बनाना कितना मुश्किल है, पर इंस्टाग्राम पे वो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म बन गया है। टिकटॉक को देखा, टिकटॉक ने क्या किया तो वो इजी हो गया, अब सब इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। पर आप थ्रेड ला रहे हो बिना चेक करे कि मार्केट में उसकी जरूरत है भी या नहीं। वही जो आपने भेड़-चाल वाली बात कही, इससे वो तो बहुत बड़े मतलब आई मीन कंपनीज़ हैं, बट हमारे जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, उन्हें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि आप अगर इंडिया में भी देख के किसी को भेड़-चाल में अगर स्टार्टअप कर रहे हो, ठीक है? तो उन्होंने थ्रेड में तो कितने पैसे लगाए होंगे, प्रमोशंस में ना, बट फिर भी Absolutely. वो फ्लॉप हो गया। फ्लॉप हो गया। तो सो पहले आपको ये आप, चीज़ समझनी पड़ेगी। हाँ, तो लोग सोचते हैं कि यार अरे यार ये तो मेरा बहुत अच्छा आइडिया है, रात को मैंने सोचा। पहले आप मार्केट में एनालाइज करो, रिसर्च करो कि उसकी जरूरत है भी या नहीं, और आप क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, और शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म है, और अगर कोई कॉम्पिटिटर आता है तो उसे कितना टाइम लगेगा उसे क्रैक करने में। और मार्केट बहुत बड़ी है, अगर 2 आ जाते हैं, 10 आ जाते हैं, स्टिल पेनिट्रेशन बहुत कम है। बट आपको समझना पड़ेगा, इट्स नॉट लाइक कि आप उठ के आ गए। अरे आप देखेंगे कि स्टार्टअप्स आते रहते हैं, बंद होते रहते हैं। इसी वजह से हमारा परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप इज वेरी लेस, इट्स ऑलमोस्ट 1%। और फिर लोग हताश हो जाते हैं कि यार नहीं, मैंने कोशिश की थी स्टार्टअप बनाने की। आप मत देखो कि यार उसने स्टार्टअप चलाया, वो सक्सेसफुल हो गए तो आप भी हो जाओगे, नहीं होता है। ऐसी क्रिप्टो में लोगों ने बहुत ज्यादा फॉलो किया, यार वो मिलियनर बन गया, बिलियनर बन गया, मैं भी बन जाऊंगा। आपने उसकी बैकग्राउंड की मेहनत नहीं देखी, उसने कोई तुक्का थोड़ी मारा था। तुक्का 100 में से 1 का लगता है, बट 99 लोग मेहनत करके करते हैं। वो आप किसी भी फील्ड में आओ, या तो वो बहुत अर्ली इन्वेस्टर्स थे, अर्ली इन्वेस्टर्स थे, अर्ली बिलीवर थे। बिलीवर थे, तो आप ये सोचो कि उसे नहीं भी पता था तो उसने रिस्क लिया था। था। आप रिस्क तब ले रहे हो जब मार्केट ने उसको वैलिडेट कर दिया, तो आपका रिस्क परसेंटेज तो बहुत कम है, तो आप उतना तो आउटकम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी सेक्टर से जाएं। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगेन बहुत फॉर्मल एड है आज की डेट में। सर, तो अब शो को रैप अप करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन के साथ कि 3 पॉइंट्स जो आप एक नए स्टार्टअप फाउंडर को बोलना चाहोगे, बताना चाहोगे, उसे एक लर्निंग देना चाहोगे। पहला तो ये कि आप अपने प्रोडक्ट में बिलीव करिए, शॉर्ट टर्म एग्जिट के बारे में मत सोचिए। आपको रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इस पे फोकस करना है, फॉरगेट अबाउट वैल्यूएशन। अपनी टीम को बिल्ड करिए, टीम पे भरोसा करिए। बिकॉज मैंने देखा है स्टार्टअप का प्रॉब्लम ये होता है कि पहले 3 दोस्तों ने को फाउंड किया कंपनी एज अ को फाउंडर और कंपनी चलाते हैं। आपको एक बहुत मजबूत टीम चाहिए, और एटलीस्ट 3 साल का आपका प्लानिंग होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक यार 1 साल का किया, मैं इन्वेस्टर के पास जाऊंगा फिर दिखाऊंगा। अगर 3 साल का आपके पास कॉन्क्रीट प्लानिंग है कि हमें प्रोडक्ट भी इवॉल्व करना है, मार्केट रिसर्च भी करनी है, और आउटकम आपने पहले से प्रेडिक्ट कर रखा है ऑलमोस्ट 80% एक्यूरेसी के साथ, आपका स्टार्टअप प्रॉफिटेबिलिटी कोई नहीं रोक सकता। आपका प्रॉफिटेबल स्टार्टअप होगा ही होगा, अनटिल अनलेस कि कुछ बड़ा हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। और Thank you. व्यूअर्स से मैं यही कहना चाहूँगा कि आई होप कि आपको ये कन्वर्सेशन काफ़ी इंसाइटफुल लगी हो, आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में भी समझ आया हो, और बेसिकली स्टार्टअप्स के बारे में आपको और ज़्यादा जानने का मौका मिला हो। थैंक यू सो मच। हम आपके लिए ऐसे एपिसोड्स लेकर आते रहेंगे, सो कीप वॉचिंग जागरण बिजनेस। थैंक यू।